हर साल वो बड़े धूमधाम से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी और क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। लेकिन उनका एक बहुत गहरा राज था जो उनके अलावा किसी को नहीं पता था। जोसेफ और क्रिस्टीना 2 साल से क्रिसमस के दिन बहुत से लोगों को अपने घर पर बुलाते थे। लेकिन 2 साल से लगातार जब भी उनके घर सब लोग जाते तो उनमें से एक गेस्ट कभी अपने घर नहीं पहुंचता था। वो जोसेफ और क्रिस्टीना के घर से निकलता तो था, लेकिन रास्ते में कहीं लापता हो जाता था। पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। उन्हें शक था कि जोसेफ और क्रिस्टीना कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत ही नहीं लगता था। इस बार जब दोनों पति पत्नी क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे, तो पुलिस ने चुपके से उनके घर में कैमरा लगा दिया। उन्हें लग रहा था कि वो ऐसा करके गलती कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जोसेफ और क्रिस्टीना बेकसूर निकले। लेकिन एक बार सब कुछ क्लियर करने में कोई हर्ज नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी एक गेस्ट गायब हो गया और उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उनके घर में लगाए गए कैमरास की रिकॉर्डिंग को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करना शुरू किया। उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जोसेफ और क्रिस्टीना अपने बेडरूम में उस गेस्ट को लेकर आ रहे हैं। क्रिस्टीना की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। उसके कपड़ों की फिटिंग बहुत खराब हो गई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी स्केलेटन ने वो कपड़े पहने हों। साथ ही उसके हाथ और चेहरे के मसल्स दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो सड़ रही थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी पूरी तरह से सड़ी नहीं है। वो उस गेस्ट को अंदर लेकर आए और उन्होंने उसे चेन से बांध दिया। ये देखकर पुलिस ऑफिसर विष्णु अपनी पूरी टीम को लेकर उन्हें पकड़ने के लिए उनके घर चले गए। वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्रिस्टीना का चेहरा एक तरफ से फटा हुआ था। वो पहले से और पतली हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी में पहले से ज्यादा हड्डियां दिखने लगी थीं। वो बहुत भयानक लग रही थी और उसकी हालत हर सेकंड खराब होती जा रही थी। पुलिस को देखते ही क्रिस्टीना ने पुलिस पर हमला कर दिया। जोसेफ जल्दी से उस गेस्ट को आग के पास ले जा रहा था। जैसे ही वो उसे जलाने वाला था, उस पुलिस ऑफिसर ने जोसेफ को पकड़ लिया। यह क्रिस्टीना बहुत से पुलिस वालों को जख्मी कर चुकी थी, लेकिन उसका शरीर खत्म हुए जा रहा था। वो हर सेकंड के साथ और कमजोर होती जा रही थी। आखिर में क्रिस्टीना कमजोर होकर जमीन पर गिर गई और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। कुछ ही देर में क्रिस्टीना की मौत हो गई। पुलिस वालों ने जब जोसेफ से पूछताछ की तो उन्हें पता लगा कि क्रिस्टीना बहुत पहले ही मर चुकी है, लेकिन जोसेफ ने वूडू और ब्लैक मैजिक की मदद से उसके शरीर को बचा कर रखा था। हर साल वो एक इंसान की बलि देते थे कि जिससे क्रिस्टीना एक इंसान की तरह दिख सके और इंसानों के बीच रह सके। वो असल में सिर्फ एक जिंदा लाश थी, जिसकी आत्मा उसके अंदर 1 साल तक ही रहती थी। फिर एक इंसान को मारकर उस आत्मा को फिर से 1 साल के लिए उसके शरीर से बांधकर रखा जा सकता था। पर इस बार जोसेफ क्रिस्टीना को वापस लाने में नाकामयाब हो गया। इस तरह से पुलिस ने उन दोनों के शैतानी काम को खत्म कर दिया और उस गेस्ट की जान बचाई, जो क्रिस्टीना और जोसेफ के चंगुल से बाल बाल बचा। ये बात 2014 की एक क्रिसमस की रात की है, जब मैं और मेरा परिवार रेस्टोरेंट से डिनर करके वापस आ रहे थे। हम सब बुरी तरह थक चुके थे और बस जल्दी से घर पहुंचकर सोना चाहते थे। पर मेरी छोटी बहन अभी भी बहुत एक्साइटेड थी और वो बार बार टॉय खरीदने की जिद कर रही थी। पापा ने एक गैस स्टेशन के पास गाड़ी रोकी और मेरी बहन को लेकर टॉय दिलवाने ले गए। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वो वॉशरूम जा रही हैं और फिर वो भी चली गईं। गाड़ी में मैं अकेला बैठा था और हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था।
मैं गाने सुनते हुए सबका वेट ही कर रहा था कि मेरी नजर एक दूर खड़े आदमी पर गई। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका फेस तो नहीं देख पा रहा था, पर उसके हाथ में कुछ लंबी सी रॉड जैसी परछाई जरूर नजर आ रही थी। मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा ताकि मुझे उसकी शक्ल क्लियरली नजर आ सके, पर तभी मुझे फील हुआ जैसे वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा हो, और तभी मेरे हेडफोन्स में बज रहा गाना भी अपने आप पॉज और प्ले होने लगा। मैंने अपने फोन से हेडफोन्स को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, पर वो भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे कान में जोर जोर से एक बीप बजने लगी। मैंने जल्दी से अपने हेडफोन्स को उतार के साइड में फेंका और अपने कान मलने लगा। जब मैंने वापस उस आदमी की तरफ देखा तो वो वहां नहीं था। मैं उसे देखने के लिए इधर उधर देखने लगा तो एक बार को मेरी धड़कनें रुक गईं। वो आदमी ड्राइवर सीट की तरफ वाली खिड़की पर खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी सी रॉड थी। कपड़े फटे हुए और हाथों और पैरों पर चोट लगी हुई थी, जिसमें से खून भी आ रहा था। वो मेरी तरफ घूर के देखे जा रहा था और उसने अपनी रॉड को जोर से हमारी गाड़ी पर दे मारा। मैं डर के मारे वहीं जम सा गया था। तभी वो रॉड हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए मेरे अंदर घुसने ही वाली थी कि मुझे मेरी बहन की आवाज आई। मैंने दूसरी तरफ देखा तो मेरा परिवार वापस गाड़ी की तरफ आ रहा था। जब मैं वापस पलटा तो वहां वो आदमी नहीं था और गाड़ी भी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। मैं बुरी तरह हैरान था और बहुत ज्यादा डर भी गया था, पर मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। हमें घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे और मैं घर पहुंचते ही अपने कमरे में चला गया। पर अभी तक मैं उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए वापस अपने हेडफोन्स लगा लिए और आराम से गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद हेडफोन्स में वही दिक्कत आने लगी जो उस वक्त गाड़ी में आई थी, और अगले ही सेकंड वही तेज बीप शुरू हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया। फिर जो मैंने देखा उसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आदमी सामने मेरी खिड़की पर खड़ा मुझे घूरता हुआ स्माइल कर रहा था। वो बार बार अपनी रॉड से मेरे कमरे की खिड़की पर नॉक करे जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बिना सोचे समझे बस जोर जोर से चीखने लगा। मेरे मम्मी पापा भागते हुए मेरे रूम में आए और मैंने उन्हें सब बताया। मेरे पापा ने पुलिस को बुला लिया, मगर पुलिस वालों को हमारे घर के आसपास कोई आदमी नहीं दिखा। इस दिन के बाद से मुझे वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। थोड़ा और मालूम करने पर पता चला कि हमारे नेबरहुड में एक पागल आदमी था जो लोगों को एक लंबी रॉड से मारा करता था। कहते हैं लोगों ने उसका घर जलाकर उसे मार डाला। शायद मैंने जिस आदमी को देखा था वो उसी आदमी का भूत था। क्रिसमस का फेस्टिवल पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल फेस्टिवल माना जाता है। आज के दिन सभी बच्चे सैंटा का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि सैंटा आएंगे और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि सैंटा के गिफ्ट के अंदर एक शैतान छुपा हुआ आपका इंतजार कर रहा हो तो 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात 9 साल की मैक्स अपने रूम के क्रिसमस ट्री के पास बहुत सारे सॉक्स लटकाकर एक नोट लिखकर सो गई थी। कुछ देर बाद मैक्स के मम्मी पापा उसके रूम में एक प्रेजेंट और कुछ कैंडीज लेकर आए। मैक्स की मम्मी ने सभी सॉक्स को कैंडीज से भर दिया और उसके पापा ने उसके क्रिसमस ट्री के नीचे एक गिफ्ट रख दिया। ये सब करके मैक्स के मम्मी पापा दबे पांव मैक्स के कमरे से चले गए। उन्हें अब इंतजार था कि मैक्स जैसे ही सुबह उठेगी वो अपना फेवरेट गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मगर आगे क्या होने वाला था
वो ना ही कभी मैक्स ने और ना ही कभी उसके पेरेंट्स ने सोचा होगा। रात के करीब 3 बजे मैक्स की नींद अचानक ही खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पैरों को बार बार छू रहा हो। मैक्स तुरंत उठकर बैठी, पर जब उसने अपने पैरों के पास देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर क्रिसमस ट्री के नीचे पड़े गिफ्ट पर गई। वो देखकर मैक्स एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने एक्साइटमेंट में अपना गिफ्ट तभी के तभी खोल लिया। मैक्स ने उस बॉक्स में से एक डॉल निकाली, एक बेहद सुंदर पिंक फ्रॉक पहनी हुई डॉल, जिसके अंदर से एक बहुत अलग सी महक आ रही थी। उस डॉल की गर्दन के नीचे एक बटन भी लगा था। मैक्स ने उस बटन को जैसे ही दबाया तो उस डॉल में से जिंगल बेल गाना बजने लगा। लेकिन गाना चलते ही मैक्स के रूम की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। उस डॉल में से आ रही आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और मैक्स के कानों में चुभने लगी। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के पेरेंट्स अपने कमरे में आराम से सो रहे थे जब उन्हें मैक्स के चिल्लाने की आवाज आई। वो दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे, मगर वहां तो मैक्स आराम से सो रही थी। उनके लिए यह बहुत अजीब बात थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैक्स बहुत तेज चिल्लाई थी। मैक्स के पापा ने उसके कमरे को अच्छे से चेक किया। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, यहां तक कि क्रिसमस ट्री के नीचे वो गिफ्ट भी वैसे का वैसा ही पड़ा था। इसलिए उस चीख को अपने मन का वहम समझकर वो दोनों वापस अपने रूम में चले गए। अगली सुबह जब वो मैक्स के रूम में आए तो उन्होंने मैक्स के हाथ में उसी डॉल को देखा जो वो दोनों गिफ्ट में मैक्स के लिए लाए थे। वो बहुत खुश लग रही थी और उस डॉल के साथ खेल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैक्स स्कूल गई तो अपने एक लेक्चर के दौरान मैक्स को बुरी तरह फिट्स पड़ने लगे। उसका शरीर अकड़कर टेढ़ा होने लगा और उसके शरीर से बिल्कुल वैसी ही महक आने लगी जैसी उस डॉल में से आती थी। मैक्स की मां को जल्द ही स्कूल बुला लिया गया और वो मैक्स को सीधा डॉक्टर के पास ले गईं। वो डॉक्टर वहां के चर्च के एक मेंबर भी थे और इसलिए जब उन्होंने मैक्स को चेक किया तो वो समझ गए कि मैक्स की बीमारी की वजह शायद कुछ और ही है। लेकिन उन्होंने तब मैक्स की मां को कुछ नहीं बताया और बस मैक्स को एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह दी। मगर असली खौफनाक चीजें तो अब शुरू होने वाली थीं। मैक्स रोज रात अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर उनको घंटों घूरने लगी थी। कभी कभी तो वो रात में उनके कमरे में जाकर उनके कमरे की दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स बनाने लगती थी। उसके डॉल के अंदर से बजने वाला गाना कभी कभी पूरे घर में गूंजता था और धीरे धीरे उस घर में वही महक फैल गई थी जो उस डॉल में से आती थी। एक दिन जब मैक्स के पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो मैक्स की मां की नींद अचानक खुल गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका दिल दहल उठा। उनके ऊपर एक औरत चढ़ी बैठी थी। वो उनके बहुत करीब थी और मैक्स की मां को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वही गाना गुनगुना रही थी और उस औरत के अंदर से वही महक जोरों से आ रही थी। ये सब देखकर मैक्स की मां इतना डर गई कि वो बहुत जोर से चीखी और उनके चीखते ही वो औरत उनके ऊपर से उतरकर रूम से बाहर भागने लगी। मैक्स की मां का दिल बुरी तरह तब कांप उठा जब उस औरत का रिफ्लेक्शन उन्होंने शीशे में देखा। शीशे के रिफ्लेक्शन में वो औरत और कोई नहीं बल्कि उनकी छोटी सी बेटी मैक्स ही थी। उसकी मां समझ गई थी कि उनकी बेटी पर किसी बेहद भयानक काली शक्ति का साया पड़ गया है।
जब मैक्स के पापा वापस आए तो मैक्स की मां ने उनको सब बताया और अगले ही दिन उसी डॉक्टर से पूछा कि आखिर उन्होंने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई थी। जिसका जवाब उस डॉक्टर ने दिया कि अगर वो उस डॉल में रहने वाली आत्मा के सामने ये सब कह देता तो सबकी जान को खतरा था। इसके बाद उस डॉक्टर ने मैक्स के पेरेंट्स की हेल्प के लिए उन्हें एक प्रीस्ट से मिलवाया। वो प्रीस्ट मैक्स का एग्जॉर्सिज्म करने को तैयार हो गया और तकरीबन 5 दिन लगातार एग्जॉर्सिज्म चलने के बाद मैक्स पर से उस चुड़ैल का साया उतर गया। उस दिन के बाद से मैक्स को डॉल से बेहद डर लगने लगा और एक लंबे समय के बाद ही मैक्स फिर से नॉर्मल हो पाई। लेकिन आज भी ये कोई नहीं जानता कि ये सब होने के बाद वो डॉल कहां गई और उसका क्या हुआ। क्या होगा अगर वो डॉल आपके हाथ लग जाए तो? खैर, क्रिसमस पर ऐसी डॉल कभी किसी को ना मिले। बेकी, जो सिर्फ 10 साल की थी, अपनी मां ओलिविया से बहुत नाराज थी क्योंकि वो क्रिसमस से एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क से